हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप अभी तक जितनी मैंने एससी की आई थिंक 3 वीडियो डाली है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिएगा और मैं उसको फर्दर आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि ये जब दीपावली में आप घर में बैठे हैं, जो अब छठ में घर में होंगे, तो आप जरूर इस एसे को देखें और सीखने की कोशिश करिए। आज बड़ा अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी इस बार बीपीएससी 70th बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया, ये 70th बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैं उसको ले रहा हूं और उसको हम लोग पूरा इस एसे को कैसे लेके चलेंगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं इस एसे को। ये एसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लैक्स लॉ एंड ऑर्डर। तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमारा क्या हो गया? लैक्स लॉ एंड ऑर्डर। फिर क्या है? ये हिंड्रेंस है। देखिए, एसे में जब तक आप क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझेंगे, उसके कीवर्ड को नहीं समझेंगे, आप एसे के सारे एस्पेक्ट्स को डील नहीं कर पाएंगे। तो कह रहा है लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू व्हाट? वीमेन एम्पावरमेंट। कह रहा है ढीली कानून व्यवस्था महिला सशक्तिकरण में बाधा है। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन में, भूमिका में आप ऑलवेज क्वेश्चन का मीनिंग समझा दो, अर्थ समझा दो। एग्जामिनर को ये बता दो कि सर जो आपने ये क्वेश्चन दिया है मैं उसके डिमांड को समझता हूं, मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा है मैं उस क्वेश्चन का मीनिंग समझता हूं। तो आइए हम लोग उसके मीनिंग को समझाएं। और मैं कह चुका हूं कि इंट्रोडक्शन में हमेशा उसका मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड जरूर बताओ। मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट यदि तुमने नहीं बताया इंट्रोडक्शन में तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वीमेन एम्पावरमेंट। तो ओवरऑल ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि जो महिला सशक्तिकरण है, जो वीमेन एम्पावरमेंट है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो ढीला कानून एंड व्यवस्था है। लैक्स का मतलब कि उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसकी जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन है ओवरऑल कि महिला सशक्तिकरण में कैसे जो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी बाधा है। यही क्वेश्चन हम लोग को बताना है। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं ऑलवेज आपको हर में कोट भी बताता जा रहा हूं, तो ये 2 कोट ऑलवेज याद कर लीजिए और महिला का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस कोट को जरूर यूज कीजिए। तो ये कोट है बी आर अम्बेडकर साहब का। बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ ए प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने प्राप्त की है। तो जब भी महिला के सम्मान की बात, महिला सशक्तिकरण की बात आएगी, ये बी आर अम्बेडकर साहब का कोट जरूर आना चाहिए कि किसी भी प्रोग्रेस, किसी भी कम्युनिटी का प्रोग्रेस हम कैसे मापेंगे? तो महिला, जो वीमेन में जो प्रोग्रेस किया है, यदि वीमेन ने प्रोग्रेस किया है इसका मतलब कम्युनिटी ने प्रोग्रेस किया है। ऐसा ही एक कोट आप जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते हैं। वो कहते हैं यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ ए नेशन, यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ ए नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ इट्स वीमेन। इसका मतलब है आप एक राष्ट्र की स्थिति को उसकी महिलाओं की स्थिति को देखकर बता सकते हैं। इसका मतलब है कि वो देश कितना प्रोग्रेस किया है उसकी डिग्री और मेजरमेंट आप विमेन की प्रोग्रेस से माप सकते हैं। तो ये 2 कोट है, आप जरूर अपने इस एसे में यूज कीजिए। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज एन हिंड्रेंस टू वीमेन एम्पावरमेंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि ये महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, जो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? हम विमेन एम्पावरमेंट की मतलब क्या समझते हैं? क्या विमेन एम्पावरमेंट क्या सिर्फ एजुकेशन दे देना, शिक्षा दे देना, हेल्थ की व्यवस्था कर देना, क्या यहीं तक सीमित है? क्या ये हम यही विमेन एम्पावरमेंट की बात कह रहे हैं? तो कहता है नहीं नहीं नहीं,
विमेन एम्पावरमेंट हेल्थ एजुकेशन के मच बियॉन्ड है। वो क्या है तो ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि विमेन एम्पावरमेंट की जब भी बात होगी तो विमेन एम्पावरमेंट में ये 3 शब्द जरूर आने चाहिए। क्या क्या शब्द, क्या क्या? विमेन जब खुद क्या मेक करने लगे, चॉइसेस। विमेन खुद क्या मेक करने लगे, डिसीजन मेकिंग। जब विमेन खुद निर्णय लेने लगे, ठीक है, उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, कब उसको क्या करियर बनाना है, क्या हायर एजुकेशन में जाना है, उसको शादी कब करनी है, उसको क्या बच्चा पैदा करना है नहीं करना है, कह रहा ये जब वो चॉइसेस मेक करने लगे, जब वो डिसीजन मेक करने लगे, तो समझ लीजिए कि विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। और क्या तो कहता है विमेन एम्पावरमेंट में और क्या आपको दिखनी चाहिए कि उसमें क्या होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। यदि उस विमेन में स्किल डेवलपमेंट है तो इसका मतलब कि वो निर्णय लेने में, वो चॉइसेस मेक करने में सक्षम है। और लास्ट जरूर आना चाहिए कि विमेन पार्टिसिपेट करनी चाहिए। कहां पार्टिसिपेट करनी चाहिए तो तीनों फॉर्म ऑफ लाइफ में, सोशल में, इकोनॉमिकल में एंड पॉलिटिकल में। ये तीनों लाइफ में यदि उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है, सोशल में, इकोनॉमिक में एंड पॉलिटिकल में, तो हम कह सकते हैं कि विमेन का एम्पावरमेंट हुआ है। तो ऑलवेज विमेन एम्पावरमेंट को पहले एक्सप्लेन कीजिए कि विमेन एम्पावरमेंट बर्थ देना, शिक्षा देना, हेल्थ तक ही सीमित नहीं है, उसके बियॉन्ड है। जहां हम बात करते हैं उनके चॉइसेस की, उनकी डिसीजन मेकिंग की, उनके निर्णय लेने की क्षमता, उनमें स्किल डेवलपमेंट की, उसमें पार्टिसिपेशन की, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, आप इसकी बात कीजिए। चाहे जब भी विमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन हो, विमेन एम्पावरमेंट पे लिखिए। अब हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट की बात तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें चॉइसेस मेक करने की क्षमता होनी चाहिए, वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन कह रहा है ये कब होगा, ये क्या विमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है जब आपका इन्वायरमेंट, जो वातावरण है वो क्या है, उसमें सुरक्षा की भावना नहीं है, उसमें सोशल एपैथी है, उसमें पैट्रियार्क सिस्टम है, ठीक है, उसमें कानून व्यवस्था नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं। तो अब उसी को हमको जोड़ना है, किससे? ढीली कानून व्यवस्था, इससे हमको जोड़ना है और बताना है कि ये जो महिला सशक्तिकरण में ये कैसे बाधा है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा समझे। ढीली कानून का मतलब क्या है? ढीली कानून का मतलब क्या है बताओ? लैक ऑफ क्या? रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था का ना होना। दूसरा और क्या हम इसका मतलब निकाल सकते हैं? वीक पुलिसिंग। मतलब क्या है? पुलिस बल का सही से काम ना करना, तो वीक पुलिसिंग आप बात कर सकते हैं। फिर आप क्या बात कर सकते हैं? क्या फिर कह रहा है कि जो हमने लॉ बनाया, क्या हमने उसका इंप्लीमेंट किया? तो पाया कि नहीं, हमने इसको इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं किया। क्लियर है? फिर कह रहा है और क्या? तो फिर आप किसकी बात कर सकते हो? क्या? समाज का क्या? अपैथी। मतलब समाज जो है वो महिलाओं में के प्रति क्या है? पैट्रियार्क बिलीव रखता है, वो महिलाओं के प्रति एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखता है। तो कह रहा है ये सारी चीजें कह रहा है ढीली कानून व्यवस्था, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर। उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, वीक पुलिसिंग, लॉ का इंप्लीमेंट नहीं होना, समाज का एपेथेटिक बिहेवियर होना। तो यही कह रहा है क्या विमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है? क्या विमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है यदि ये सारी समस्या होंगी? तो कह रहा है नहीं। तो कह रहा है ये सब क्या है? इसमें बाधा है। किसमें? विमेन एम्पावरमेंट में।
तो अब ओवरऑल कहने की मतलब है कि विमेन एम्पावरमेंट तो कह रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय कब लेगी महिला, जब वो क्या होगी, शिक्षित होगी, स्किल्ड होगा, पार्टिसिपेट करेगी सारी जगह, तब तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होगी। लेकिन ये तो तब होगा ना जब वो घर से बाहर निकलेगी। वो घर से तब बाहर निकलेगी जब वहां सुरक्षा की भावना होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, जो भी कानून बना है उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। जो पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस रेस्पॉन्ड करेगी, या यदि हमारे खिलाफ कुछ गलत हुआ है और मैं जुडिशरी में गया हूं तो तुरंत फैसला हो जाए। लेकिन हम यहां भी देखते हैं जुडिशियल डिले कितने साल, 10-10, 20-20 साल होते हैं। तो इससे क्या है, ये भी न्याय की क्षमता को कम करता है। तो ये आपको ओवरऑल, आप क्या इसको एक पैराग्राफ में समझा सकते हैं ये बात को, कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट में बाधा है कौन, ढीली कानून व्यवस्था। इतनी जो हमने बातें कही उसको एक पैराग्राफ में आप लिख दीजिए। दूसरा, मैंने ऑलवेज कहा है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन बात करें उसमें उसको समझाएं, किसको, कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को। कॉन्टेक्स्ट, जो संदर्भ, आखिर ऐसा पूरी दुनिया में या भारत में ऐसा क्या हो गया कि आज ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, बैकग्राउंड क्या है इस क्वेश्चन का। आइए आप अलग अलग एग्जाम्पल्स को पुट कर सकते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अभी देखिए, कोलकाता में हम लोगों ने क्या देखा, कोलकाता में अभी क्या हुआ, गैंग रेप हो गया, ठीक है, स्टूडेंट के साथ। आपको ध्यान होगा कोलकाता में ही आपने देखा था एक अस्पताल में क्या हुआ, डॉक्टर के साथ बलात्कार हो गया, रेप हो गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। फिर आपको ध्यान होगा क्या, निर्भया कांड याद होगा आपको, ठीक है, 2012-13 की कहानी है। फिर आप याद होगा क्या, आप देख रहे हैं एनसीआरबी का, आप क्या दीजिए, डेटा दीजिए। एनसीआरबी क्या कहता है, एनसीआरबी कहता है अभी हर साल हम देखते हैं 4.5 लाख क्या हम देखते हैं कि घटनाएं महिलाओं के साथ होती रहती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो या किसी तरह का क्राइम हुआ हो। यूएन वीमेन क्या कहती है, यूएन वीमेन कहती है कि 1 आउट ऑफ 3 विमेन के साथ क्या हुआ है, क्राइम हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये तो डेटा है, सजेस्ट करता है, यही बैकग्राउंड है। इसी में कह रहे हैं कि इतने नियम कानून होने के बाद भी, जैसे एक एग्जांपल, भारत में क्या कानून है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, पीसीपीएनडी एक्ट है। पीसीपीएनडी एक्ट में हम जेंडर का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन क्या देखते हैं हर साल एक इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर था मिसिंग विमेन। तो हम क्या देखते हैं, लाखों बच्चियों को एबॉर्ट कर दिया जाता है। तो कैसे विमेन एम्पावरमेंट होगा, जिसकी वजह से हमने देखा हमारा सेक्स रेशियो बिगड़ गया था। फिर हम देखते हैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, लेकिन हम देखते हैं कानून के रहते ही कितनी महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया जाता है। तो आप एग्जांपल्स को पुट कीजिए। तो ये कैसे विमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, जब दहेज आज भी लिया जा रहा है, बाल विवाह आज भी हो रहा है, जबकि कानून तो है वहां। यही हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आप इस बात को, क्या ये इतनी जो बातें कही, क्या 2 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आप? इंट्रोडक्शन में सिंपली आपको उसका अर्थ समझा देना है और उसका संदर्भ बता देना है। आइए अब बॉडी की ओर मूव करते हैं और बॉडी की ओर हम लोग चलते हैं। जब बॉडी की ओर चल रहे हैं तो हम लोग देखते हैं क्या बात करेंगे, हम लोग कैसे सोचेंगे, ठीक है। बॉडी में अब इंट्रो टू बॉडी मैं पहले भी बता चुका हूं, इंट्रो टू बॉडी में क्या आना चाहिए, ट्रांजिशन लाइन मैं क्लास में एक्सप्लेन किया हूं। दोनों को जोड़िए इंट्रोडक्शन से बॉडी में। इसमें बताइए कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या लेने वाले हैं, ताकि इंट्रोडक्शन से जब बॉडी की ओर मूव करें तो एब्रप्ट ना लगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बॉडी में हम लोग सोचते हैं,
बॉडी में क्या सोचेंगे, तो बॉडी में मैं पहले भी बताया हूं, बॉडी में आपको क्या सोचना है, बॉडी में आपको डायमेंशन सोचना है। डायमेंशन का जिक्र कीजिए, अलग अलग आयामों को लेके आइए। तो डायमेंशन की हम लोग बात करते हैं, क्या कह रहा है डायमेंशन हमारा। आइए एक एक करके देखते हैं हम क्या क्या डायमेंशन सोच सकते हैं। एक बार देखते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो एक हम डायमेंशन क्या सोच सकते हैं, हम लोग एक डायमेंशन सोच सकते हैं क्या, क्या एक हिस्टोरिकल साइड इसका। हम थोड़ा हिस्टोरिकल, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको एक पैराग्राफ में ले आए तो इसके ऐतिहासिक साइड को, इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा तो एक डायमेंशन हमारा हो गया डायमेंशन 1। डायमेंशन 2 हमारा क्या हो सकता है, कह रहा है हमारे देश में क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्लस जो हमारे देश में लॉ है, कानून है, वो क्या क्या है, थोड़ा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। और तीसरा देखते हैं हम लोग डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन कि कैसे 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 हाउ लैक्स इन लॉ एंड ऑर्डर लीड टू वीमेन एम्पावरमेंट का नहीं होना। ये हमको जस्टिफाई करना होगा कि कैसे लैक्स एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर में ढीलापन आता है तो कैसे वीमेन एम्पावरमेंट को नुकसान, कैसे, हाउ, हमको आंसर करना होगा। तो ये तीसरा हमारा हो जाएगा। क्या क्या चैलेंजेस हैं वो हम लोग यही बात कर लें तो भी बेटर है कि क्या चैलेंज है, ये लॉ एंड ऑर्डर में क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है। तीसरा डायमेंशन। चौथा डायमेंशन हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, हम बताएं, क्या बताएं डायमेंशन में कि चलिए ये जो हो गया ये तो हो गया, लेकिन अब इसको आगे सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, या अभी तक अलग अलग इनिशिएटिव, ठीक है, क्या क्या लिया गया है, एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग स्टेट क्या लिया है हमने, आप उसके बारे में बताइए। ठीक है, बता सकते हैं आप। और लास्टली आप क्या करेंगे, आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो हमने कितने डायमेंशन पकड़ लिए, 4 डायमेंशन पकड़ लिया है। 4 डायमेंशन में यदि हम लोग 2-2 पैराग्राफ भी लिखेंगे तो आराम से 7 से 8 पैराग्राफ में बॉडी को लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके चालू करते हैं, हम अपने डायमेंशन को देखते चले जाते हैं। तो पहला डायमेंशन है हमारा हिस्ट्री, हिस्टोरिकल। ठीक है, इसके थोड़ा हम लोग समझें इसमें क्या क्या बात करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट का जब जब बात आएगा 3 नाम आपको ऑलवेज दिखना चाहिए, 3 नाम आपको ऑलवेज दिखना चाहिए। जब जब हिस्ट्री की बात होगी तो 3 नेम आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइमलाइन को फॉलो कर सकते हैं। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, और हम अभी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हाँ, तो हम उसके समय उसमें क्या रहा, इन चारों एस्पेक्ट को देख लेना होगा। तो एंशिएंट इंडिया में 3 नाम आपको ऑलवेज दिखेंगे। क्या क्या 3 नाम दिखेगा, पहला आपको गार्गी का नाम ऑलवेज याद होना चाहिए। एंशिएंट इंडिया में ये 3 नाम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैत्री हैं प्लस अपाला है। ठीक है, ये 3 नेम आपको जरूर याद होना चाहिए कि बताता है ये जो 3 नेम है वो क्या करती हैं, तो बताती हैं, क्या बताती हैं कि ये क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने देखा ये तीनों क्या रही हैं, स्कॉलर रही हैं। ठीक है, और तीनों को क्या था कि मेन एंड वीमेन, महिला, ये दोनों का क्या था, इक्वल स्टेटस था नॉलेज सीकिंग में। ठीक है, इसका मतलब उस समय का लॉ एंड ऑर्डर क्या था, वीमेन एम्पावरमेंट में सपोर्टिव रोल प्ले करता था। इसीलिए ये 3 महिलाएं हमको दिखती हैं जो इक्वल स्टेटस रखती हैं। अब हम कहें यही जब मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं,
मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं तो हम क्या देखते हैं, सती, पर्दा, ठीक है, यहां से वीमेन का क्या होने लगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, चाइल्ड मैरिज। और ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उस समय के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर में ढीलापन लाया, उसमें लैक्स किया, ठीक है, सो दैट वीमेन का क्या हो सके, वीमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो सके, ठीक है, और इसकी वजह से वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम इसी को और आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलते हैं, और हम लोग देखें तो मॉडर्न इंडिया में आपको समझ में आएगा कि हमने ये जितनी खराब बातें भी थी वो भी यदि कम हुआ है, यदि सती प्रथा कम हुआ, सती प्रथा खत्म हुई, तो ब्रिटिशर्स ने उसके लिए लॉ एंड कानून लाया, ठीक है। तो हम लोग 3-4 नामों को जरूर हम लोग को पुट करना चाहिए मॉडर्न इंडिया में। आप एक राजा राम मोहन, तो राजा राम मोहन, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, सती का क्या हुआ, एबोलिशन हो गया। तो ये कैसे हुआ, एक्ट आया, कानून आया, ठीक है। उसी तरह आप देखिएगा, उसी तरह देखिएगा, आप किनकी बात कीजिएगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उनका आप किस पे देखिएगा, तो चाइल्ड मैरिज को लेकर, विडो वी मैरिज को लेकर बहुत सारी पॉइंट हैं। तो विडो वी मैरिज को क्या किया गया, इसके लिए भी उन्होंने क्या की, लड़ाई लड़ी, कानून आया, ठीक है। फिर उसी तरह आप चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे, तो ये क्या दिखा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, जब कानून आया तो वीमेन का इंपावरमेंट हुआ, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में रुका, जो मिडिवल हिस्ट्री में खराब हो चुका था, मॉडर्न में आके हमने उसको बेहतर किया। लेकिन अब चौथा देखिएगा, अब इसी को चौथा में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, 14 इक्वालिटी की बात करता है, 15 कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता, जो 21 है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। कहता है ये दिया, लेकिन हम सब ने क्या देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बना, लेकिन उसमें गैप आया, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और जब गैप आया तो बाधा बना, किसमें, वीमेन एम्पावरमेंट। ये बात आपको कहनी है। तो हमने ऐतिहासिक वे में क्या आप इन सब को मिलाकर 1 से 2 पैराग्राफ लिख सकते हो, एक पैराग्राफ तो लिख ही सकते हो, 2 लाइन आप बताएंगे कि स्थिति एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ठीक थी, मिडिवल में गड़बड़ हो गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, वीमेन एक्सप्लॉयटेशन को सपोर्ट करने लगा, हमने उसको करेक्ट किया मॉडर्न इंडिया में, बट इंप्लीमेंटेशन गैप हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आया, उसमें भी हमने दिया, लेकिन गैप की वजह से वीमेन एम्पावरमेंट हो नहीं पाया। आप ये बातों को पूरी तरह बताइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या आगे बढ़िए, तो हमारा एक डायमेंशन कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा डायमेंशन हम देखते हैं, दूसरा डायमेंशन हमारा जो D2 था, हम किसकी बात कर रहे थे, हम संविधान, ठीक है, और कानून की बात कर रहे थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, हम इसकी बात कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान की बात करें तो देखिए हमारे पास आर्टिकल 14, 15, 21 की बात करता है, ठीक है, 21 की बात करता है हमारा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमारा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और हम वहां भी देखते हैं, आपने क्या देखा, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। यहां हमने देखा महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने और क्या देखा, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भी हमने क्या देखा, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। कहाँ रिजर्वेशन दिया, कहाँ रिजर्वेशन, तो हमने पार्लियामेंट में दिया, हमने स्टेट असेंबली में दिया।
तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया। कह रहा है हमने कानून क्या क्या देखा, कानून तो देखिएगा अलग अलग हमने और कानून बनाया। क्या बनाया? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डॉरी को खत्म करने के लिए हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट, मतलब चाइल्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एक्ट भी लेके आए, हमने PCPND एक्ट लेके आए। ठीक है, हमने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में क्या है एक्ट लेके आए, हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, हमने इसके लिए कानून लेके आए। ठीक है, फिर हमने इक्वल रिम्यूनरेशन, मतलब जब महिला एंड पुरुष काम करते हैं तो उनके लिए दोनों के लिए सैलरी सेम होनी चाहिए, इसके लिए कानून लेके आए। तो लॉ एंड ऑर्डर हमने पूरी बात कर ली, संविधान ने हमें कुछ दिया, फिर हम उसके अंदर और कानून लेके आए। बोला ये सब है, फिर भी विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, फिर भी कोलकाता में भी गैंग रेप हो जा रहा है, डॉक्टर के साथ रेप करके हत्या हो जा रही, निर्भया हत्याकांड हो रहा है, 4.5 लाख महिलाओं के साथ कोई ना कोई क्राइम हो जा रहा है। कह रहा है ये क्यों? इसका मतलब ये इंप्लीमेंट सही से नहीं हो पाया, इसमें ढीला कानून, इसका मतलब तो इसी को अब बताते चले जाइए, बताते चले जाइए। ठीक है, और इसी को लेकर हम तीसरे डायमेंशन में मूव कर जाएंगे, डायमेंशन 3। हाउ, हाउ आप बताइए कि लैक्स, ये ढीला कानून व्यवस्था कैसे लीड्स टू लैक ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, ये हमको एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसकी वजह से वीमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। तो बताते चले जाइए। ठीक है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स को निकालिए, अलग अलग पॉइंट्स को बताइए। ठीक है, क्या होगा, आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, क्या है जो आप देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, या ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी नहीं है, ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी नहीं है, आपकी गलियां स्ट्रीट में सेफ्टी नहीं है, तो क्या होगा? क्या महिलाएं बाहर जा पाएंगी? क्या स्कूल जा पाएंगी? क्या कॉलेज जा पाएंगी? तो इसका मतलब वो रोकता है किस चीज को? स्कूल, कॉलेज और यहां तक कि नौकरी जाने से भी रोकता है, क्योंकि आपकी गलियां, आपका ट्रांसपोर्ट वो सुरक्षित नहीं है। दूसरा दूसरा और जब वो स्कूल ही नहीं जा रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ से शिक्षित होंगी, कहाँ से स्किल आएगा, कहाँ से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगा, कहाँ से वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो पाएंगे? आप उसको बताइए। क्लियर है? दूसरा आप क्या और बता सकते हैं? दूसरा आप और क्या बता सकते हैं? दूसरा बताइए क्या, जैसे हम एक हमारे पास कानून है क्या कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, पहले तो ये कानून ही नहीं हमारे देश में था। हमने देखा विशाखा गाइडलाइन से आया 1997 में, फिर हमने कानून 2013 में बनाया। तो कह रहा उससे पहले तो एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। इसका मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट यदि वर्क प्लेस पे हुआ तो महिलाएं काम छोड़ देती थी। कह रहा है आज भी क्या ये पूरी तरह इंप्लीमेंट हो पाया है? नहीं। आपको ध्यान है मीटू मूवमेंट आया था, मीटू मूवमेंट, मीटू मूवमेंट के बारे में आप बात कीजिए। मीटू मूवमेंट, मीटू मूवमेंट ने आप देखा कि वर्क प्लेस से लेके पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ सब पूरी बहुत सारे लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो आप इसको लेकर बताइए। फिर आप बताइए कैसे लैक्स करता है लॉ एंड ऑर्डर। आप बताइए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्या भाई महिलाएं सुरक्षित हैं? जब वो खड़ा होती हैं इलेक्शन में तो हम क्या देखते हैं, वहां पे वायलेंस होता है। ठीक है, उनमें इंटिमिडेट किया जाता है, उनको डराया जाता है, और जब उनको डराया जाता है वो खरी, और यदि खरी भी हो जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? मुखिया, मुखिया पति, सरपंच पति,
इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर भी गई तो उनकी निर्णय लेने की क्षमता हस्बैंड नहीं अलाउ करता है, समाज अलाउ नहीं करता है, और इसकी वजह से वो वीमेन एम्पावर नहीं होती हैं। और आप क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा यदि एजुकेशन में, शिक्षा में ड्रॉप आउट होता है तो गर्ल चाइल्ड का होता है, विमेन का होता है, क्योंकि महिला सुरक्षित फील नहीं करती। उनके जो ये समाज है पेट्रियार्क, शादी जल्दी हो जाती है। अब शादी जल्दी हो गई और बहुत सारे अभी भी ट्राइबल सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज चलता है, बहुत सारे सभ्य समाज में चाइल्ड मैरिज चलता है, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है। आप बताइए, तो आप ये लिख दीजिएगा कि कैसे ढीला एंड कानून। इसमें और आप बता सकते हैं, पांचवा पॉइंट क्या है, बहुत सारी जो गलतियां देखिएगा, बहुत सारा रेप हुआ है लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो लैक ऑफ क्या है, रिपोर्टिंग है। क्या, और जब रिपोर्टिंग नहीं होती है तो सामने वाले को और क्या होता है, मनोबल मिलता है, और ये एक साइकिल क्रिएट करता है, किस चीज का, वायलेंस का, एक्सप्लॉयटेशन का, और ये सब क्या करती है, विमेन एम्पावरमेंट को रोकती है। क्लियर है। जब मान ले उन्होंने केस भी फाइल कर दिया, केस भी फाइल कर दिया, तो हम क्या देखते हैं, जुडिशियल जुडिशियल डिले होता है, और जब जुडिशियल डिले होता है तो उनको न्याय जब नहीं मिलता है सालों साल, तो फिर उनका न्याय से भरोसा उठ जाता है और फिर से महिला सशक्तिकरण एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है, लिख लीजिएगा आराम से। तो देखिए इसमें इतनी सारी बात है, 2-3 पैराग्राफ आप यहां लिख देंगे, काम हो जाएगा। तीसरा डायमेंशन। अब चौथा डायमेंशन कि ठीक है ये सारी समस्याएं तो हैं, बट अभी क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्या कोशिश की जा रही है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जिससे हम लॉ एंड ऑर्डर में जो समस्या है उसको ठीक कर सके। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसकी बात बताइए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपने देखा मात्र 10 से 12% पार्लियामेंट में है, स्टेट असेंबली में तो कहीं कहीं 10 से कम परसेंट है। तो आप इन बातों को बताइए और पूरी दुनिया से केस स्टडीज को उठा के लाइए, केस स्टडीज को उठा के लाइए और बताइए। आप रवांडा का एग्जाम्पल लीजिए। रवांडा में जब जेनोसाइड हुआ उसके बाद जो वहां कानून बनाया गया, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सपोर्ट करता था, किसकी, महिलाओं का। और आज वहां देखते हैं कि 60% से ज्यादा महिलाएं पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन होता है, वहां की जो एमपी हैं, एमएलए हैं, वो 60% से ज्यादा महिलाएं। रवांडा का एग्जाम लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आप नॉर्डिक कंट्री का लीजिए, नॉर्डिक कंट्रीज का, जिसमें फोकस किस पे किया गया, पुलिस को सेंसिटाइज करने में, और इसका देखा गया कि और लॉ एंड ऑर्डर को और स्ट्रिक्ट करने पे, और इसमें पाया गया कि क्या हुआ, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ गया। बट इससे पहले एक डायमेंशन और सोचा जा सकता है। क्या सोचा जा सकता है, एक बार बताइए। ये तो अभी आएंगे, बट जो ये पॉइंट कहा कि ये कैसे विमेन एम्पावरमेंट नहीं करता है, तो अब ये कि विमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ, इसका क्या एविडेंस है, विमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ इसका कैसे एग्जाम्पल है, क्या एविडेंस है। तो आइए, वो वाला थोड़ा एक डायमेंशन रह गया था, तो उस डायमेंशन को भी हम कर लें कि इसकी वजह से जब ढीला कानून व्यवस्था होता है तो उसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। जैसे आप कह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा, कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से विमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ, कैसे, तो उसको आप बताइए कैसे। तो आप एक एक करके एग्जाम्पल लीजिए। क्या, तो आप बताइए, महिलाओं का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, हम मात्र देखते हैं 23% महिलाएं वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में है। मतलब हमारा जो वर्क फोर्स है उसमें महिलाएं मात्र 23% है, जबकि पॉपुलेशन 50% है। ठीक है, इसका मतलब विमेन एम्पावरमेंट पे प्रॉब्लम है।
ठीक है, वहीं पे आप चाहे आईएमएफ का डेटा देख लीजिए या मैकेंजी का डेटा देख लीजिए, तो कहता है यदि इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, मैकेंजी कहता है कि यदि यदि महिलाएं 23% से 50% वर्क स्पेस में आ जाएंगी, महिला और पुरुष दोनों सेम हो जाएंगे, तो करीब करीब हम अपनी इकोनॉमी में 770 बिलियन डॉलर हम और पैसा ला पाएंगे। इसका मतलब 770 बिलियन डॉलर का लॉस हमें कंटिन्यूअस हो रहा है, यही हम लोग को बताना होगा। तो ये असर हमको दिखता है, ठीक। और इसी के बाद हम लोगों ने बताया कि ये पांचवा कर दीजिएगा, ठीक है, कि भाई ये नुकसान हो रहा है तो इनिशिएटिव हम क्या ले सकते हैं। तो इनिशिएटिव में हमने बताया, रवांडा का एग्जाम्पल लिया, नॉर्डिक कंट्री का एग्जाम्पल लिया, और देखिए तो और क्या क्या ऐड हो रहा है। आप अपने ही देश में देखिए तो क्या किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को और ठीक किया जा रहा है। आप क्या देखिएगा, 112, ठीक है, पुलिस फोर्स के लिए क्या है, आप 112 डायल करेंगे, महिला के लिए अलग पुलिस बनाई गई है। तो आप बताइएगा कि पुलिस फोर्स में भी अब क्या हो गया है, फीमेल की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो महिलाएं वहां पे हैं हैंडल करने के लिए। एक पहला हम क्या देखते हैं, महिला पुलिस बल बनाया गया है, सिर्फ महिला थाना बनाया गया है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके लिए, महिलाओं के लिए। हम लोगों ने अलग अलग इनिशिएटिव देखा है, सी प्रोग्राम लीडरशिप डेवलप करने के लिए, ठीक है। हमने क्या देखा, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 33% रिजर्वेशन ला रहे हैं एमपी प्लस एमएलए के लिए, पंचायत में पहले से ही है, हम नौकरियों में तो आप बताइए इस बातों को, हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी बातों को लिखिएगा। क्लियर है? होप आप इन बातों को समझते हुए आप जरूर एक अच्छा आंसर लिखेंगे। क्लियर है? तो चलिए नई क्लास में हम लोग मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप लोग को कैसा लगा, और यदि आपके मन में है कि कोई क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन लूं किसी ऐसे पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।